हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक जो भी लेक्चर्स हमने कवर किए हैं उसको अच्छे से कवर किया होगा, रिवाइज किया होगा। रिवीजन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी लेक्चर आप कर रहे हो उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लगातार रिवीजन करते रहोगे तो आगे के जो टॉपिक्स कवर होंगे वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आज फिर से कुछ प्रश्नों को देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के बाद अगर जो भी प्रश्न हम देख रहे हैं उस पर जो टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रश्न जो है आपको लंबे समय तक याद रहे। तो प्लीज़ बहुत अटेंटिव होकर चीज़ों को देखिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हर एक क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करने के पहले आप अपना आंसर जो है वो ज़रूर तैयार रखिएगा। अगर इस तरह से आप चीज़ करेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी सरल होंगी, काफ़ी आसानी से आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ओके, सो आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूँ आज की जो क्लासेस है दैट इज़ बेस्ड ऑन आवर ब्यूटीफुल बुक। इस बुक के बारे में आप सब लोग परिचित हैं, अवगत हैं, आप लोग अवेयर हैं। सो 6500 TCS जो बुक है ये एक सिग्नेचर बुक है पिनाकल की और सारे जो वन डे एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं, SSC के एस्पिरेंट्स हैं, उनके द्वारा मोस्ट लव्ड बुक में से हमारी एक है 6500 की GS की TCS MCQ। ओके, सो इस बुक में आपको क्या मिलता है? आपको 6500 प्लस TCS के MCQs मिलते हैं और हमारे तरफ से आपको क्या मिलता है? एक शानदार सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन के लिए। सो 6500 क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो पिनाकल की तरफ से आपको मिलती हैं और ये जो सॉल्यूशंस है इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि पिनाकल की बुक की एक खासियत होती है। क्या खासियत है? कि इसके जो बुक्स हैं बेसिकली टीचर्स के सुपरविजन में बनाए जाते हैं और टीचर्स को आप जानते हैं कि उनको आइडिया होता है कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। इसलिए इस बुक की जो सॉल्यूशंस है उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे से उसको पढ़िए और चीज़ों को याद रखिए। आने वाले जो भी आपके एग्जाम है आप देखेंगे कि उसमें से जरूर क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया आपको मिलेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, सो ये जो बुक है आप देख सकते हैं 5th एडिशन की बुक है। ठीक है, 5th एडिशन की बुक है। बुक इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश में बुक आती है और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में बुक आती है। चैप्टर वाइज बुक है। ठीक है, चैप्टर वाइज बुक है और सितंबर 2023 तक के जो भी प्रश्न, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे यहाँ कवर किए गए हैं। ठीक है, सारे कवर किए गए हैं। सो इसका जो सॉल्यूशंस है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। बहुत उम्दा सॉल्यूशंस, बहुत रेलेवेंट और क्रिस्प सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सो ये सॉल्यूशंस को क्या बनाया गया है? रेलेवेंट बनाया गया। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स फिगर्स होते हैं जो ऐसा अपीयर होता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एट द एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो। इसलिए मैंने कहा कि पिनाकल की जो बुक है वो टीचर्स के सुपरविजन्स में तैयार की जाती है। टीचर्स बेसिकली डिसाइड करते हैं कि किस फैक्ट को इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स आवर बुक्स द ब्यूटीफुल बुक्स ऑफ ए स्टूडेंट फॉर ए स्टूडेंट ऑफ SSC कम्युनिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट बुक है। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो वीडियो कोर्स है ये एक सप्लीमेंट्री वीडियो कोर्स है। मतलब जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी इस बुक को अच्छे से पढ़ रहा है और साथ साथ जो भी लेक्चर्स देखेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ऑब्वियसली थोड़ी सी व्यापक हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट बुक से हो सके समझ में ना आए, सो उस कंप्लीट जो सेट है उसका आप लेक्चर दे सकते हैं। आप जानते हैं हर एक लेक्चर 25 क्वेश्चंस का होता है और इस 25 क्वेश्चंस में चीज़ों को अच्छे से समझने का हम जो प्रयास है लगातार करते हैं। आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में भी हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था और इकोनॉमिक्स जो है ये सबका सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप यहाँ क्लास में हो तो इकोनॉमिक्स के कारण, मैं पढ़ा रहा हूँ तो इकोनॉमिक्स के कारण। सो इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स डिफाइन योर सोशल स्टेटस। ओके, सो टेक अ ग्रेट इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स, देन यू विल कम आउट ऑफ द फ्लाइंग कलर्स। डेफिनेटली आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सारे सही होंगे। ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। इकोनॉमिक्स में आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, Which of the following is not a part of institutional structure of rural banking? ओके, सो मैंने आपको क्या बताया है? जब भी मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने एक चीज़ पढ़ाया है कि की वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें सो जो की वर्ड्स है उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लें। जो की वर्ड्स है उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर ले। यहाँ पे क्या वर्ड्स है? यहाँ पे है की वर्ड्स रूरल बैंकिंग और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। रूरल बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? ओके, बेसिकली इंस्टीट्यूशनल का हिस्सा नहीं है, संस्थान का हिस्सा नहीं है। क्या हो जाएगा? साहूकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक
और सहकारी और भूमि विकास। बहुत आसान प्रश्न है, पर कहीं आपको लगेगा कि मनी लेंडर्स जो हैं वो स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है, ये तो आउट ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। आप जानते हैं जब आपको बेसिकली किसी इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह न मिल पाए तो आप साहूकार के चक्कर में फंस जाते हैं और बहुत हाई इंटरेस्ट रेट जो है ये लोग चार्ज करते हैं। ऑब्वियसली दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो ग्रामीण जो एरियाज़ है वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो संस्थान है जो लोन देती है, संस्थान मतलब जो स्टेब्लिश्ड है अच्छे ढंग से, जैसे कि बैंक्स हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक्स हो गया, इसके अलग जो है अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल इंस्टीट्यूशंस एक मनी लेंडर होता है जो आपकी जब भी कोई परेशानी होगी, आपको लोन नहीं मिलेगा तो ये लोग तैयार रहते हैं आपको लोन देने के लिए काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साहूकार। ओके, बहुत आसान प्रश्न था ये। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So total deposit with post office saving banks organizations are included in which money supply aggregate? तो आपने जानता है, आप जानते हैं कि मनी सप्लाई एग्रीगेट की बात करते हैं, मनी सप्लाई एग्रीगेट की बात करते हैं, तो हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है, M1, M12, M3, M4, ठीक है, M1, M2, M3, M4, ठीक है। ओके, सो M1 M2 जानते हैं आप क्या है, ठीक है, ये नैरो मनी है, और M3 M4 जो है वो ब्रॉड मनी है, ठीक है, मतलब व्यापक मनी, ठीक है। और M1 आप जानते हैं सबसे ज़्यादा लिक्विड मनी है, मतलब तरलता इसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आपको तुरंत जो पैसे की जरूरत पड़े और वो आपके पास है, वो क्या होता है, वो M1 का पार्ट होता है। और M4 का पैसा जो होता है वो तरल नहीं होता, वो ब्रॉड होता है, लेकिन वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस कारण वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता आपको। जैसे कि बहुत सारे पैसे होते हैं, आप जानते हैं लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स कर देते हैं बैंक में, तो क्या वो तरल पैसा है, तुरंत आपको जरूरत पड़ेगी तो मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी पैसे हैं वो किसके पार्ट होते हैं? वो होते हैं ब्रॉड मनी के, यानी कि M4 के, मनी 4 के, ठीक है, क्लियर, मनी 4 के पार्ट होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, ओके, सो इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डिनोटेड बाय C, if marginal propensity to consume is denoted by C, then government expenditure multiplier can be expressed as, ठीक है, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी, ठीक है, मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को अगर C से निरूपित किया जाए, ठीक है, ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को मान लेते हैं कि C से डिनोट करते हैं, तो हमें क्या पता करना है यहाँ पे? हमें पता करना है, क्या पता करना है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई, मतलब सरकारी व्यय जो गुणक है उसको पता करना है, ठीक है। सो क्या आंसर हो जाएगा? बहुत आसान है, आपको पहले बताया है ना। सो आप जानते हैं C क्या होगा? 1/1 माइनस C हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा B, क्लियर, आंसर हो जाएगा इसका B। ओके, ओके, so which of the following are those where a monthly installment is deposited in the accounts every month? बहुत आसान प्रश्न है, क्या है? बहुत आसान प्रश्न है। वे हैं जहां खातों में हर महीने एक मासिक किस्त जमा की जाती है, ठीक है। सो हर एक तरह के अकाउंट्स होते हैं, आप जानते हैं, ये इस तरह का अकाउंट है जहां पे एक फिक्स डिपॉजिट आपके खाते में हर एक महीने जमा हो जाती है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट जो है आपकी हर एक खाते में जमा हो जाती है, मतलब फिक्स अमाउंट होता है, वो फिक्स डिपॉजिट नहीं होता। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? एक मुश्त जब पैसा आप डालते हैं और कुछ सालों के बाद जब वो पूरा होता है, मैच्योरिटी आती है उसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। लेकिन ये इस तरह का पैसा है जो हर एक महीना आपके अकाउंट से क्या होगा? डेबिट होता रहेगा, ठीक है, और वो एक्यूमुलेट होकर एक लॉन्ग टर्म के बाद आपको कुछ पैसे मिलेंगे। क्या कहते हैं उसको? आपने सुना होगा, RD कहते हैं उसको, ठीक है, कि बैंक में RD खुलवाना है या खुलवाइए। आपने घर में भी देखा होगा, आपके पेरेंट्स ने RD खुलवाया होगा या बहुत लोग या आपने भी खुलवाया होगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि आवर्ती जमा। हर एक महीने यहाँ पे इसका क्या आइडेंटिफिकेशन है? हर एक महीने, ठीक है, एवरी मंथ, मंथली जो है इंस्टॉलमेंट जाता है इसमें, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट जाता है, क्लियर? ओके, ओके, सो which of the following determines the corridor for daily movement in weighted average call money? Weighted average call money, weighted average call money rate. So निम्नलिखित में से कौन भारित औसत कॉल मनी दर
और दैनिक संचालन के लिए कॉरिडोर निर्धारित करता है। ओके, सो कॉल मनी, अगर पैसे की आवश्यकता किसी भी इंस्टीट्यूशन को पड़ती है तो वो जो पैसे उनको मिलते हैं वो किस दर पे मिलते हैं, वो क्या डिटरमाइन करता है। ठीक है, सो किस रेट में मिलते हैं। मान लेते हैं कि कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक्स को पैसे की जरूरत पड़े तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो भी वाणिज्यिक बैंक हैं उनको अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो किसके पास मांगते हैं, आरबीआई से मांगते हैं। सो आरबीआई किस ग्राउंड पे डिसाइड करती है कि इनको किस रेट पे पैसे देने हैं, वो क्या रेट्स हैं जिस पे डिसाइड करती है। ये रेट्स हैं कौन से हैं, एक है आपका एमएसएफ, ठीक है, जिसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, सीमांत अस्थाई सुविधा, सीमांत अस्थाई सुविधा, और दूसरा जो रेट है वो है आपका रिवर्स रेपो रेट। तो ये दोनों जो रेट है इस पे आरबीआई डिसाइड करके पैसा जो है कमर्शियल बैंक्स को देती है। ठीक है, सो द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड रिवर्स रेपो रेट डिटरमाइन द कॉरिडोर फॉर द डेली मूवमेंट इन द वेटेज एवरेज कॉल मनी। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉल मनी। ठीक है, सो कॉल मनी तुरंत जो पैसा मांगती है कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से, उस पैसे को इस आधार पे दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज नैरो मनी। सो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था निम्नलिखित में से किसे संकीर्ण धन के रूप में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज नैरो मनी, निम्नलिखित में से किसे संकीर्ण धन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे संकीर्ण धन के रूप में जाना जाता है, नैरो मनी के रूप में जाना जाता है। सो मैंने आपको बताया था मनी सप्लाई के 4 रूप हैं, M1, M2, M3, M4। ठीक है, 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, M1, M2 और M3, M4। ठीक है, M1, M2 को क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड नैरो मनी। ठीक है, कहते हैं नैरो मनी। दीज आर कॉल्ड नैरो मनी। ठीक है, और M3, M4 क्या है, ये है ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा M1 एंड M2। कितना इजी सवाल है, एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे तो काफ़ी आसानी से आपसे बन सकता है सवाल। ठीक है, M1 M2 जो है ये क्या है, नैरो मनी कहलाता है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेंसी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक प्लस कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। ठीक है, क्या कह रहा है, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि जनता के हाथ में जो मुद्रा है प्लस वाणिज्यिक बैंकों का जो नगद भंडार है वो क्या कहलाता है। ठीक है, एक तो पब्लिक के पास, मतलब आपके पास, मेरे पास जो पैसा है उसको, और उसके साथ वाणिज्यिक बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक हमारे आसपास है, आप देखते होंगे हमारे आसपास बहुत सारे बैंक हैं, उनमें जो पैसा है, उनका जो पैसा है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें तो इकोनॉमिक्स टर्म में, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर हम देखें तो इस दोनों पैसा को मिलाने के बाद क्या कहा जाता है। 4 टर्म दिए गए हैं इसके लिए, डिजायर्ड रिजर्व रेशियो, एक्सेस रिजर्व्स, मॉनेटरी बेस या मनी मल्टीप्लायर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये पैसे जो आपके पास, मेरे पास है, पब्लिक के पास है, और जो कमर्शियल बैंक है उसके पास है, इन पैसों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं मॉनेटरी बेस, यानी कि मौद्रिक आधार। ठीक है, क्या पैसा है, आपको पैसा ध्यान में गया, प्लस क्या, कमर्शियल बैंक्स और द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक। पब्लिक के पास जो करेंसी है वो, और कमर्शियल बैंक का पैसा। ठीक है, क्या कहते हैं, ध्यान रहेगा, मॉनेटरी बेस यानी कि मौद्रिक आधार। कभी भी एग्जाम पूछा जाए कि आपके हमारे पास जो पैसा है या इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा है, इन दोनों को बेटा अगर जोड़ देते हैं तो इसको क्या कहेंगे। कभी आप इंटरव्यू में जाओगे तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसका ध्यान रखना है, अच्छे से इसको याद करना है। ठीक है, ओके। सो अब project for proving microcredit by linking self-help groups with the banks was launched by, क्या कह रहा है, a project for proving microcredit by linking self-help groups with banks was launched by in 1992। ठीक है, launched by whom, तो बैंकों के साथ स्वयं सहायता समूह को जोड़कर माइक्रो क्रेडिट को संचित करने के लिए, ठीक है, बैंकों के साथ स्वयं सहायता समूह को जोड़कर माइक्रो क्रेडिट को संचित करने के लिए 1992 में
किसके द्वारा एक परियोजना शुरू की गई थी? तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, वो इंस्टीट्यूशन कौन सा था जिसने इस परियोजना को स्टार्ट किया था? क्या काम था इसका? तो बैंकों के साथ मिलके स्वयं सहायता, मतलब एसएचजी ग्रुप जो है जोड़कर माइक्रो क्रेडिट को संचित करने के लिए। ठीक है, सो माइक्रो क्रेडिट आप जानते हैं बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, खास करके रूरल एरियाज में जहाँ पे क्रेडिट की प्रॉब्लम होती है, जहाँ की क्रेडिट की प्रॉब्लम होती है, क्रेडिट क्रंच जो है वहाँ आपको देखने को मिलेगा। क्या आंसर होना चाहिए? ध्यान से बताइए क्या आंसर होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया आपसे, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए ये बैंक है, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट, क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? नबार्ड। इरमा कहाँ है? इरमा है आनंद गुजरात में। ठीक है, आनंद गुजरात में। ओके, ओके। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर एनबीएफसी एमएफआई इज, ठीक है। सो एनबीएफसी एमएफआई के लिए जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात है वो क्या होता है? पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो है वो क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर एनबीएफसी एमएफआई इज, एक एनबीएफसी एमएफआई के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो है वो क्या होता है? 15% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट, 8% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट, 15% ऑफ एग्रीगेट रिस्क राइटेड एसेट्स और 11% ऑफ एग्रीगेट रिस्क वेटेड एसेट। चार ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पे, क्या आंसर हो जाएगा? यस, सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है फॉर एनबीएफसी एंड एमएफआई, किसके लिए? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में जो एमएफआई है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है क्या निर्धारित की गई है? ठीक है, सो वो क्या है? दैट इज द 15% ऑफ एग्रीगेट रिस्क वेटेज, मतलब जोखिम भारित कुल परिसंपत्तियों का 15%। ठीक है, 15%, ये 15% याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए सीपीओ एग्जाम में पूछा गया, आप लोगों से बहुत सारे बच्चे जो हैं सीपीओ की तैयारी कर रहे होंगे। सो सीपीओ का स्टैंडर्ड जो है थोड़ा हाई रहता है। ऐसे भी आप जानते हैं दिल्ली पुलिस का एग्जाम जहाँ भी हो वहाँ पे थोड़ा सा लेवल जो है एग्जाम का हाई कर दिया जाता है। ठीक है, सो सीपीओ वाले एग्जाम में आप जानते हैं इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल जॉब फॉर यू। सो प्लीज़ अगर आप अच्छे दे रहे हैं एग्जाम तो बहुत अच्छे से ध्यान से दें, चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, सो दैट यू क्वालिफाई योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें, इसके लिए काफ़ी मेहनत करें, और आप मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए बहुत आसान है, बहुत आसानी से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दिलाएगी। ओके, ओके। सो विच वन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इशूज 1 रुपीज करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इन इंडिया? ठीक है, क्या प्रश्न पूछ रहा है? प्रश्न पूछा है कि भारत में इनमें से किस संस्थान द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के के निर्गत किए जाते हैं? अच्छा, जो करेंसी नोट्स हैं, ठीक है, जो भी करेंसी नोट्स हैं उस पर किसके साइन होते हैं? जो भी करेंसी हैं उस पर किसके साइन होते हैं? ठीक है, जो भी करेंसी है इस पर किसके साइन होते हैं? RBI गवर्नर के, RBI गवर्नर के। लेकिन एक चीज आपको पता होना चाहिए, इनफैक्ट आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, जो 1 रुपीज नोट है उस पर किसके साइन होते हैं? वो होता है फाइनेंस सेक्रेटरी के। किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के। किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के। ठीक है, सो 1 रुपीज नोट जो है और कॉइन्स वो कौन जारी करता है? वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। क्लियर? ओके, सो ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने किया था,
ये गवर्नमेंट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस ऑपरेशन को करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर हाउ मच टाइप, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बाय आरबीआई, ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा हुआ तो होता है ये, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसके लिए ये की जाती है, ठीक है। सो कितने प्रकार के होते हैं आपको ये बताना है। कितने प्रकार के होते हैं आपको ये बताना है। 2, 3, 5, 4। So outright purchase and then repurchase agreement. Repurchase agreement. Outright purchase and repurchase agreement. ठीक है, outright purchase and repurchase agreement. ठीक है, outright purchase and repurchase agreement. ओके, सो कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइप्स, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है याद रहेगा, याद रखिएगा, ये सब बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा ध्यान से आप चीज़ों को पढ़ लेंगे तो काफ़ी इजीली आपको याद हो जाएगी और एग्जाम में काफ़ी अच्छे आप इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 तरह के ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई करती है। 2 तरह के होते हैं, एक है आउटराइट परचेज, ठीक है, और दूसरा है रीपर्चेज एग्रीमेंट। ओके, रीपर्चेज एग्रीमेंट। Okay, so which of the following is an asset that the borrowers owns, such as land, building, vehicle, livestock, deposits with bank and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid, ठीक है, until loan is repaid, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि क्या कहलाती है, जिसका उपयोग वह ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने के लिए करता है। ऋणदाता के लिए गारंटी के रूप में देने के लिए करता है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि क्या कहलाती है, जिसका उपयोग वह ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने को करता है। आपको मैंने पहले ही बताया था क्लास में कि जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो आपको क्या है, आपको कुछ न कुछ गारंटी के तौर पे वहाँ रखना पड़ता है। कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू लोन लेते हैं तो बहुत जगह आपको इजीली लोन मिल जाता है। इसी का रिजल्ट है ये, बेसिकली जो कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसके एवज में आपको लोन दिया जाता है, वो एक तरह से गारंटी होता है जो आपको लोन प्रोवाइड कराता है। सो इसी का रिजल्ट है कि माइक्रो फाइनेंस वगैरह जो है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू जो लोन है, या बहुत सारे छोटे ऐसे लोन हैं जो डेवलप होने स्टार्ट हुए, क्योंकि जो छोटे गांव में जो गरीब लोग हैं उनके पास तो कोई चीज़ का कागज़ी पत्र ही नहीं है, कोई चीज़ ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो गिरवी रख के लोन ले सके, और इसके एवज में बिकॉज ऑफ दिस रीजंस वो कभी भी बिजनेस नहीं कर पाते, व्यवसाय अपना नहीं कर पाते। सो दिस आर कॉल्ड कोलेट्रल्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कोलेट्रल्स कहते हैं, जिसको हम एज ए सिक्योरिटी जो है बैंक में रखते हैं तब हमें लोन मिलती है। खैर अब ऐसा हाल नहीं है, अब बहुत सारे ऐसे लोन की व्यवस्था हैं, तरीके हैं जहाँ पे आपको बिना कोलेट्रल के भी लोन मिल जाता है, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो गिरवी रखते हैं कागज या कोई संपत्ति उसको कोलेट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेट्रल या संप्रस्विक, ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। ओके, so a form of financial service which provides small loans and other financial services to poor and low income household is called, क्या कह रहा है, ध्यान समझे, क्वेश्चन कर रहा है कि वित्तीय सेवाओं का एक रूप है ये। क्या है ये है वित्तीय सेवाओं का मतलब फाइनेंस सर्विसेज का एक रूप है जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। जो गरीब और कम आय वाले परिवार को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, ठीक है।
सो कम आय वाले, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये तो क्या है, ये स्मॉल लोन्स हैं। सबसे पहली बात क्या है, ये स्मॉल लोन्स हैं। पहली बात क्या है, ये स्मॉल लोन्स हैं। किसको ज़्यादातर दिया जाता है, ये दिया जाता है पुअर फैमिली को, जो गरीब लोग हैं, पुअर या लो इनकम ग्रुप को भी, लो इनकम फैमिली, उनके लिए लोन की व्यवस्था है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, माइक्रो फाइनेंस, कमर्शियल मॉर्गेज, इनवॉइस फाइनेंसिंग या पर्सनल फाइनेंस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, क्या कहते हैं इसको, माइक्रो फाइनेंस, वाणिज्यिक बंधक, चलान वित्त पोषण, व्यक्तिगत वित्त। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, क्या कहते हैं इसको, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, इसको कहते हैं माइक्रो फाइनेंस, छोटे लोन जिसको कहते हैं माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, याद रहेगा, जो छोटे लोन होते हैं उनको माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। छोटे छोटे लोन 20, 25, 30 हज़ार का लोन भी जो है प्रोवाइड कराया जाता है विदाउट कोलेट्रल, कोई भी आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। और आपको गरीब लोगों को, जो हाउस होल्ड हैं या जो ऐसे परिवार हैं जहाँ पे कोई संसाधन नहीं है, उन लोगों को मुहैया कराया जाता है इन लोन को, जिसको हम लोग माइक्रो फाइनेंस के नाम से जानते हैं। What is the total stock of money in circulation among the public at a particular point of time called? ठीक है, अच्छा सवाल ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है। किसी विशेष समय में जनता के पास जो बीच प्रचलन में रहने वाले जो धन है, जो मनी सर्कुलेट हो रहा है, उसको क्या कहते हैं। The total stock of money in circulation among public is known as, ठीक है, is known as। बहुत आसान प्रश्न है ये, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं इसका आंसर। सो ऑब्वियस सी बात है, क्या है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी। ठीक है, पब्लिक के पास जो सर्कुलेशन में है, क्या है, वो एक तरह का मनी सप्लाई है ना। जो मनी जो है पब्लिक के पास है, जो उसका सर्कुलेशन हो रहा है, जो उसका इस्तेमाल कर रही है पब्लिक, वो क्या है, एक तरह से मनी सप्लाई ही तो है। क्या आंसर हो जाएगा, मनी सप्लाई। ठीक है, मनी ऑर्डर आप जानते हैं ये पोस्ट ऑफिस रिलेटेड है, शॉर्ट मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जो है आप जानते हैं ये ब्लैक मनी से संबंधित है, और शॉर्ट मनी जो है कोई इस तरह का कोई टर्म नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसको मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो सप्लाई में जो मनी है दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई, इट इज इन सर्कुलेशन विथ पब्लिक। ओके ओके। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी इज रेगुलेटेड बाय। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उससे क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज के जो क्वेश्चंस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेगुलेटरी बॉडीज के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़ना आपको। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, पूछ रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी किसके द्वारा विनियमित होता है। सिडबी जो है किसके द्वारा विनियमित होता है, सिडबी जो है किसके द्वारा विनियमित होता है, सिडबी जो है किसके द्वारा विनियमित होता है। इंडियन बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो सबसे बड़ा रेगुलेटर इंडिया में वो कौन है, जो सबसे बड़ा रेगुलेटर इंडिया में वो कौन है, हु इज द बिगेस्ट रेगुलेटर इन इंडिया। सो इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब गठन हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, 1935 में। ठीक है, 1935 में। क्लियर, सो इट वाज फॉर्म इन 1935। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ओके। So which of the following statement is incorrect? So we have to identify the incorrect statement. Which of the following statement is incorrect? Okay. So let's read one by one and decide which of the following is incorrect. So पहला option क्या है? Flat money is issued without any backing of an equivalent amount of gold or silver. क्या कह रहा है? सोने या चांदी के बराबर, सोने या चांदी के बराबर राशि के किसी भी समर्थन के बिना फ्लैट मनी जारी की जा सकती है। ऐसा है क्या, क्या फ्लैट मनी जो है वो किसी समर्थन के, किसी सपोर्ट के, किसी बैकिंग की जारी की जा सकती है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। मनी, ध्यान दीजिएगा, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन मतलब हमें रॉन्ग ऑप्शन इसमें से चुनना है। हमें जो है वी हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। ठीक है, रॉन्ग वन। दूसरा क्या है,
मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ मनी सप्लाई टू द रिजर्व मनी। क्या कह रहा है कि मनी मल्टीप्लायर जो है वो क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ मनी सप्लाई टू द रिजर्व मनी। ठीक है, धन गुणक जो है अनारक्षित धन के लिए धन आपूर्ति का अनुपात है, धन आपूर्ति का अनुपात है। ठीक है, तीसरा है इन टाइम डिपॉजिट। ठीक है, मनी कैन विड्रॉ ओनली आफ्टर मैच्योरिटी और विथ अ पेनाल्टी बिफोर मैच्योरिटी। ओके, सो कह रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, कि टाइम डिपॉजिट में मनी जो है कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर मैच्योरिटी और विथ ए पेनाल्टी बिफोर मैच्योरिटी। ये बिल्कुल सही है। आप जानते हैं जब भी आप कोई फिक्स डिपॉजिट करते हो तो उसको जब बीच में आप तोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें पेनाल्टी लगती है कुछ आपकी, है ना, पेनाल्टी लगती है। तो दिस केस आर ट्रू। चौथा है वॉल्ट कैश इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। मतलब वॉल्ट कैश, जो पैसा वॉल्ट में है वो क्या है, वो भी मनी सप्लाई का हिस्सा है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये नहीं होता है। जो वॉल्ट में पैसा है, जो तिजोरी में पैसा है, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता। मनी सप्लाई का पार्ट है जो पब्लिक के पास पैसा है, ठीक है, जो कमर्शियल बैंक के पास है, जो लेन देन हो रही है जिस बैंक से, जिसका बिजनेस हो रहा है, वो सारे जो है मनी सप्लाई के पार्ट हैं। जो पैसा स्टॉक में पड़ा हुआ है, ठीक है, पाइल्ड अप पैसा है, वो सप्लाई में थोड़ी है, वो तो पाइल्ड अप है ना, वो वॉल्ट में है। तो इसका इनकरेक्ट क्या ऑप्शन होगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट हो जाएगा डी। हमारे लिए जो राइट आंसर है वो है डी हमारा, ठीक है, क्योंकि ये जो है गलत ऑप्शन है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। अच्छा प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एक उदाहरण है। किसका, पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक। सो पब्लिक सेक्टर बैंक आप सभी जानते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक भी इंडिया में काम करता है। इन चारों में से इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो क्या है, इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, ठीक है। बाकी सब जो है HDFC जानते हैं बहुत बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक भी जो है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सो व्हाट आर द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स कॉल्ड। ओके, सो मनी के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। सो नोट्स होते हैं मनी में, कॉइन्स होते हैं, और बाकी बहुत अलग अलग ढंग के मनी के प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि जो हमारे इंटरनेशनल करेंसी है, जो हमारे पास SDRs वगैरह होता है, वो भी मनी है, ठीक है। लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें, इन टर्म्स ऑफ इंडिया अगर हम बात करें, तो आपको ये बताना है कि जो नोट्स हैं भारत में और जो कॉइन्स है, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, ठीक है। सो इसको कहते हैं कमोडिटी मनी, फिएट मनी, मेटालिक मनी और रिजर्व मनी, ठीक है। द्रव्य मुद्रा, वैध मुद्रा, धातुत्व मुद्रा और रिजर्व मनी, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो भी नोट्स हैं हमारे यहाँ सर्कुलेशन में, नोट्स और कॉइन्स, अगर दोनों को मिला के हम बात करें तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग फिएट मनी, ठीक है, यानी कि वैध मुद्रा। फिएट मनी यानी कि वैध मुद्रा, वैलिड मुद्रा है ना, जो हमारे यहाँ कॉइन्स हैं, जो हमारे नोट्स हैं, दोनों वैलिड है। अच्छा, बीच में आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, आपके भी शहर में होगा, मैंने भी देखा है कि कॉइन्स जो होता है उसको लेना लोग मना कर देते हैं, क्योंकि नहीं भाई 1 रुपये का कॉइन्स तो हम नहीं लेंगे, ये नहीं चलता है। वो पता है वो इलीगल है, दैट इज़ कम्प्लीटली इलीगल। RBI ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हमारा 1 रुपये का जो कॉइन है वो नहीं चलेगा। लेकिन जनरली आप बीच में देखा होगा जो छोटे छोटे सिक्के आते थे 1 रुपये वाले, वो लोग लेना ही बंद कर देते हैं, कोई लेना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसको कैरी करना इज़ अ टफ टास्क, ठीक है। बहुत सारे कॉइन्स उसको कैरी करना इज़ अ टफ टास्क, लेकिन इट इज़ वेरी मच वैलिड, बहुत ज़्यादा वैलिड है। क्या कह रहा है, दैट इज़ अ फिएट मनी। कह तो रहा है कि जो कॉइन्स है इट इज़ अ फिएट मनी, यानी कि ये वैध मुद्रा है, आप मना नहीं कर सकते हो, दैट इज़ एन इलीगल, ठीक है। यू आर डूइंग अ क्राइम व्हेन यू से आई कैनॉट एक्सेप्ट कॉइन्स, बिकॉज कॉइन्स क्या है, वैध मुद्रा है, हेंस इट विल अट्रैक्ट सम पेनाल्टी फॉर यू, ठीक है। आपको पेनाल्टी लग सकती है, इस तरह की गतिविधियाँ करेंगे। लेकिन खैर आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, बहुत सारे लोग जो हैं कॉइन्स लेने से मना करते हैं, ठीक है। सो कॉइन्स नोट्स को दोनों को मिला के हम लोग फिएट मनी कहते हैं। ओके ओके, सो कमर्शियल बैंक्स कीप देयर डिपॉजिट्स विथ RBI, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड।
ठीक है, क्या कह रहा है, कमर्शियल बैंक्स कीप देयर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड। सो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं अपने सारे डिपॉजिट्स को कहाँ रखते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं। क्या कहते हैं इसको, लायबिलिटी, लोन्स, विरासत यानी इनहेरिटेंस एंड रिजर्व, इसको कहते हैं भंडार कहते हैं इसको, ठीक है, इसको कहते हैं रिजर्व्स, ठीक है, इसको कहते हैं रिजर्व्स। आप जानते हैं कमर्शियल बैंक्स जब भी आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है, आरबीआई जब भी कमर्शियल बैंक को लोन देती है, ठीक है, तो किस रेट पे देती है, रेपो रेट पे, रेपो रेट पे, ठीक है। लेकिन यही पैसा अगर लौट के इधर आए, कमर्शियल बैंक कहे कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है आप ले लो, तो कौन से रेट देगी, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, इट विल बी रिवर्स रेपो रेट। क्लियर। फॉर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, MFI, NBFC MFI, the maximum variance permitted for individual loans between the minimum and the maximum interest rate। क्या कह रहा है, सो NBFC के अंदर जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए व्यक्तिगत ऋणों हेतु जो पर्सनल लोन है उस लोन के हेतु जो न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर है वो किसके अधिकतम अनुमेय अंतर होता है, वो क्या लिमिटेशंस है उस ब्याज दर की, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। व्यक्तिगत ऋणों हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर बीच अधिकतम अनुमेय अंतर क्या होना चाहिए। सो कैनॉट एक्सीड 4%, 4% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैनॉट एक्सीड 2%, 2% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैनॉट बी लेस देन 2%, मतलब 2% तो होना ही चाहिए। कैनॉट बी लेस देन 4%, मतलब 4% तो होना ही चाहिए। सो 2% और 4% का डिफरेंस है, आपको बताना है कि आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन और मोर देन, लेस देन और मोर देन। सो जब भी कोई इस तरह के लोन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो आपको वहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ वहाँ पे होगा, क्या होगा, एक्सीड का ऑप्शन वहाँ होता है कि एक्सीड नहीं करना है आपको, ठीक है, मतलब बढ़ना नहीं है। कम का क्या होता है, जो ऑलरेडी माइक्रो फाइनेंस के लोन्स होते हैं वो छोटे छोटे लोगों को दिए जाते हैं, वहाँ पे इस तरह की लिमिटेशंस तो रखा ही नहीं जा सकता है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, इतना तो इंटरेस्ट रेट होना ही चाहिए। यहाँ पे रूल क्या है, 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, कैनॉट एक्सीड 4%, ठीक है, 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर, 4% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, so which of the following is the money which is accepted as a medium of exchange? Which of the following is the money which is accepted as the medium of exchange because of the trust between the payer and the payee? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह मुद्रा जिसे भुगतान करता और प्राप्त करता, ठीक है, या तो जो इसको दे रहा है भुगतान कर रहा है इसका, और जो इसको ले रहा है प्राप्त करता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। चूंकि देने वाला और लेने वाला दोनों को एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रस्ट इस मुद्रा को जो है एक लीगल टेंडर माना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, क्रेडिट मनी, फिड्यूसरी मनी, फिएट मनी और फुल बॉडीड मनी। फिएट मनी आपको मैंने बताया कॉइन्स और जो नोट्स है उसको फिएट मनी कहते हैं। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है प्रत्ययी मुद्रा। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं प्रत्ययी मुद्रा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी क्या होता है, फिड्यूसरी मनी वो मनी होता है जो देने वाला और पैसा लेने वाला दोनों के बीच में जो विश्वास है उसके कारण जो इसकी वैलिटी है वो बनी रहती है। इसको मुद्रा कहते हैं फिड्यूसरी मनी। ठीक है, इसको कहते हैं फिड्यूसरी मनी। क्लियर है? Okay, let's move to next question. The microfinance movement in India was formally launched on a pilot basis by the in. So भारत में क्या कह रहा है, भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन, भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट औपचारिक रूप से पायलट आधार पर किसके द्वारा और कब शुरू किया गया था? किसके द्वारा और कब शुरू किया गया था?
ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, द माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट की बात की जा रही है, माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट। माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट was formally launched on a pilot basis by, so पहला है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड, कब 1992 में, नबार्ड इन 1992, नबार्ड 1992। फिर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड इन 1994, ठीक है। फिर है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी इन 1994, और फिर आपका है सेम सिडबी 1992। सो इस चारों ऑप्शन पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, क्या आंसर हो जाएगा। सो माइक्रो फाइनेंस जो है वो सिडबी क्या है, ये देखिए ये इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, ठीक है, इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। माइक्रो फाइनेंस शुरू में स्टार्ट की गई थी बेसिकली जो रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट है और रूरल लोगों को जो फाइनेंस की हेल्प पहुंच पाए उसके लिए। सो आंसर तो इसका नबार्ड ही होगा। अब 92 94 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको आपको अभी क्लास में ही याद करना है, आगे जब भी पूछा जाए बहुत सरलता से इसका सही उत्तर आपको देना है बेटा 1992 1992, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए 1992, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए 1992, ठीक है, क्लियर। सो बैंक इशूज किस KCC टू सपोर्ट क्रेडिट इन एग्रीकल्चर, KCC स्टैंड फॉर। सो KCC क्या है, एक तरह का कार्ड है, ठीक है, एक सर्टिफिकेट है, कार्ड है, ठीक है। ये इशू किया जाता है किसको, एग्रीकल्चर के फील्ड में किसानों को, ठीक है। सो KCC का फुल फॉर्म क्या होगा, बहुत आसान है, किसान क्रेडिट कार्ड, आप सभी लोग जानते हैं, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, ओके। So which of the following has been designated as self-regulatory organization for microfinance institution in India? ठीक है, अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए स्वनियामक उत्पत्ति के रूप में नामित किया गया है, स्वनियामक उत्पत्ति के रूप में नामित किया गया है, क्या आंसर हो जाएगा, स्वनियामक उत्पत्ति के रूप में नामित किया गया, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है इसका साधन, क्या है, साधन, क्लियर है, साधन, ओके। सो व्हेन द कम्युनिटिव वैल्यू ऑफ मनी इज लेस देन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी इट इज कॉल्ड, व्हेन द cumulative value of money is less than monetary value of money it is called। जब मुद्रा का वस्तु मूल्य मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से कम होता है तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कह रहा है, when cumulative value of money is less than the monetary value of the money it is called। जब मुद्रा का वस्तु मूल्य मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से कम होता है तो उसे क्या कहा जाता है, मतलब बेसिकली उस तरह की मनी जिसका जो उसकी वैल्यू है उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर की वो कम है बिकॉज ऑफ इट्स रीजन ऑफ इट्स ऑन, लेकिन इसका बेसिकली इसके जो रियल वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, इस मनी को क्या कहते हैं, सो मॉनेटरी वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब इसके अंदर वैल्यू तो है लेकिन इसकी जो कमोडिटी वैल्यू है, मतलब वो जो कार्ड है उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड है उसकी वैल्यू थोड़ी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में जो पैसे हैं उसकी तो वैल्यू है, ठीक है। सो मॉनेटरी वैल्यू जो है उससे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाती है, क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। फिएट मनी हमने देखा था, फिड्यूसी मनी हमने देखा था, और क्रेडिट मनी भी आपने देख लिया। सो तीनों फैक्ट आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। इसी के साथ आज के 25 प्रश्न जो है हमने कवर किए हैं, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, यकीन मानिए अगर आप अच्छे से रिवाइज करके पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, कोई जब नहीं मैं बोलता हूँ तो बिल्कुल भी कोई नहीं रोक पाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बोल सकता हूँ, अगर आपने डेडिकेशन के साथ मेहनत की, और कोई भी डेडिकेशन ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपको पूरा आसमान अपने सिर पे रख लेना है, पहाड़ अपने सिर पे रख लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। रोज़ आपको
4-5 घंटे पढ़ाई करनी है, एकदम ज़्यादा नहीं पढ़ाई करनी है, 4-5 घंटे रोज़ पढ़ाई करो। आप देखो किस तरह से आपका बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। रोज़ सुबह शाम टाइम निकाल के पढ़ाई करेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए पिनाकल की बुक्स आपके पास है, 6500 की जो बुक है उसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, वो आपको निश्चित आपके एग्जाम में हेल्प करेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि उसके जो सॉल्यूशंस हैं बहुत इनरिच सॉल्यूशंस हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपके पास हैं ही, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।